सीमा पर जारी तनाव के बीच नेपाल और भारत के बीच सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान भारत और नेपाल के शीर्ष राजनयिकों ने भारत की मदद से नेपाल में चल रही विकास संबंधी विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। भले ही इस बैठक का सीमा विवाद से कोई संबंध ना हो, फिर भी इसकी टाइमिंग महत्वपूर्ण मानी जा रही है, वो भी तब जब भारत और नेपाल अपने द्विपक्षीय रिश्तों का सबसे बुरा दौर देख रहे हैं। ऐसे में इस बैठक के द्वारा यही संकेत मिलते हैं कि भारत अब भी नेपाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भले ही दोनों के बीच सीमा विवाद क्यों ना हो। गौरतलब है कि 15 अगस्त को भारतीय स्वाधीनता दिवस के अवसर पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत के प्रधानमंत्री को बधाई दी और पीएम मोदी से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता को निरंतरता देने का आग्रह किया। इसके बाद ही ये द्विपक्षीय बैठक दोनों देशों के बीच 9 महीने की देरी के बाद आयोजित की गई। गौर हो कि पिछले कुछ समय से ओली का व्यवहार भारत के प्रति कड़वाहट भरा रहा है। वो भारत के खिलाफ बयानबाजी करने से भी बाज नहीं आए। इसके बाद भारत के प्रति अपने रुख को लेकर ओली को अपनी ही जनता से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। चीन की नीयत को जानने के बावजूद भी ओली चीन के साथ नेपाल के संबंधों को मजबूत करने में जुटे हुए थे। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि चीन ने नेपाल की जमीन को हड़प लिया है। चीन ने नेपाली सीमा पर कई क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया है। इस खबर को रिपोर्ट करने वाले पत्रकार बलराम बनिया की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। इसके बाद चीन और ओली सरकार के प्रति आम नेपालियों में गुस्सा और भी बढ़ गया है। पत्रकार संघ का कहना है कि उन्हें इस बात की आशंका है कि इस हत्या के पीछे चीन का हाथ है। स्पष्ट है कि चीन की विस्तारवादी नीति के कारण ओली की मुसीबतें और बढ़ी हैं। ऐसे में ओली सरकार पर नेपाल की जनता का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण शायद अब वो भारत के साथ संबंधों में और खटास लाने से बच रहे हैं। ओली ने नेपाल की जनता को भड़काने के लिए काला पानी विवाद को हवा दी। जो विवाद बातचीत के मंच पर थे, उन्हें उठाकर ओली ने साफ जाहिर कर दिया कि वे चीन के इशारों पर काम कर रहे हैं। ओली सरकार ने ऐसे समय पर भारत के साथ सीमा विवाद उठाया जब भारत का पहले ही चीन के साथ संघर्ष चल रहा था। इसलिए भारत ही नहीं, नेपाल में भी इस बात पर लोगों का विश्वास पुख्ता हो गया कि ओली सरकार पूर्णतः चीन के इशारे पर चल रही है। यहाँ तक कि नेपाली विदेश नीति के विशेषज्ञ भी मानने लगे हैं कि ऐसे समय में भारत का विरोध करना ओली की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल है। ऐसा नहीं है कि चीन और नेपाल में पहले मित्रता नहीं थी, लेकिन भारत के साथ नेपाल के संबंध कभी इस स्तर पर खराब नहीं हुए थे। जब दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह ही नेपाल भी चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा बना, तब भी भारत और चीन के तमाम टकरावों के बाद भी भारत और नेपाल में आपसी सहयोग बना हुआ था। बता दें कि मोदी सरकार में भारत की चीन को लेकर नीति में काफी बदलाव आया है, जो पहली बार डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद खुलकर दिखा था। लेकिन गलवान के टकराव के बाद ये तय हो गया है कि अब भारत और चीन एक साथ नहीं चल सकते। ऐसे में नेपाल जैसा छोटा देश जो दोनों क्षेत्रीय महाशक्तियों के साथ बॉर्डर साझा करता है, भारत और चीन के बीच संतुलन बनाने में असफल रहा। उस पर भी ओली का अनावश्यक भारत विरोध और चीन द्वारा नेपाल की जमीन हड़पने पर भी ओली की चुप्पी ने नेपाल की जनता को निराश किया है। चूंकि चीन नेपाल को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, ऐसे में ओली सरकार के पास अब विकल्प सीमित हैं। या तो वे किसी प्रकार से भारत और चीन के बीच संतुलन बना लें, या फिर वे भारत की मदद से अपने ऊपर चीन के दबाव को कम करें। उनके पास अब अनावश्यक भारत विरोध का रास्ता बंद हो चुका है और इसका इशारा भारत में नेपाल के राजदूत के बयान से लगाया जा सकता है, जिन्होंने कहा है कि नेपाल और भारत के रिश्ते बहुत ही प्रगाढ़ और दोस्ताना हैं और दोनों देश किसी भी विवाद को कभी भी बैठकर सुलझा सकते हैं। अपने ही देश में आलोचनाओं का शिकार हो रहे ओली शायद इस बात को समझ गए हैं कि मालदीव और श्रीलंका की तरह नेपाल को भी चीन ने बुरी तरह से अपनी जकड़ में ले लिया है और यहाँ से उनकी रक्षा केवल भारत सरकार ही कर सकती है। हालांकि कल तक भारत को आंख दिखाने वाले ओली का ये प्रयास कितना रंग लाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।